हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिला गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंटर है, वो सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है मेरे भाई? सोशल स्टडीज़। तो आज हम डे नंबर 17 में पहुँच चुके हैं। तो डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 17 तक में, डे नंबर 16 तक में हमने क्या कवर कर लिया? कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है, और कंप्लीट सिविक्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और आपके साथ के साथ हिस्ट्री के 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो आज ये आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है ट्राइब, डाकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। बहुत आसान सा चैप्टर, एकदम आसान चैप्टर, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा रूल है यार, आप शुरू से मुझे फॉलो करें आपको रूल तो पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उसके लिए मैं रूल बता दूं। जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो बताओ, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द संथल रिवोल्ट। बताओ संथल रिवोल्ट का जो लीडर थे वो कौन थे। तो उस पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि संथल रिवोल्ट आखिर था क्या, और ये कब हुआ था। आपको इसका डेट भी पता होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है डेट, कितना गिवन है मेरे भाई? 1855 या 56, ये दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो बिल्कुल आप टिक लगा देना, नहीं तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा ऑप्शन में। तो इसका डेट आपको पता होना चाहिए, कब ये हुआ था, रिवोल्ट कब हुआ था? 1855 1856 है ना, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, इस सिस्टम के अंदर जो कौन थे मेरे भाई, जल्दी बताओ। जो लीडर थे, मतलब कि संथल में क्या हुआ था कि मतलब कि क्या बोलूँ इसको, संथल रिवोल्यूशन में जो इसके लीडर थे, अब बताता हूँ लीडर कौन थे। ये जो कम्युनिटी था, संथल कम्युनिटी था ना, इसमें संथल एक कम्युनिटी, आपको पता है संथल जो कम्युनिटी था इसमें क्या लिख दो, संथल। देखो इसे लिख लेना, जैसे ये सारी चीज़ डेट आपको आ सकता है। तो संथल कम्युनिटी वाले जो थे, ये किसके अगेंस्ट से, मतलब कि इन्होंने रिवोल्ट किया था, किसके अगेंस्ट किया था जल्दी बताओ? ये ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि पता है ब्रिटिश बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे इस पर। तो ब्रिटिश एंड जमींदार, कहीं ना कहीं जमींदार है भाई, है ना। अब इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको जमींदार का बताया कि भाई जमींदार कितना ज़्यादा जुल्म किया करते थे, है ना, किसानों पर। तो जस्ट लाइक इन लोगों पे उन्होंने जुल्म किया था। तो ये जो रिवोल्ट था ये 1855 में 1856 के इन दोनों के बीच में हुआ था। या 1855 ऑप्शन आए तो वो लगा देना, 1856 आए तो वो लगा देना, अगर ये ऑप्शन आए तो बिल्कुल परफेक्ट यही है। तो इसमें हुआ क्या था, जो संथल कम्युनिटी थे वो किसके अगेंस्ट भाई रिवोल्ट करने लगे थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट और जमींदार के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या क्या कर दबाव दिया जा रहा था, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती उससे टैक्सेस वगैरह लिया जाता, उससे जुल्म किया जा रहा था। सिंपल सी बात है, इसलिए वहाँ रिवोल्ट हो जाता था। और इसके जो मेन लीडर थे, सबसे पहले जो आगे बढ़े थे, पता है कौन बात था? सिद्धू एंड कन्हू। इसका नाम है सिद्धू एंड कन्हू। तो आपको नाम भी इसका याद होना चाहिए। तो आसान सा क्वेश्चन, एकदम याद करने वाला क्वेश्चन इसमें, बिल्कुल इसके अलावा आपको कुछ आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वाट वाज द मेन काउज ऑफ द सेंट्रल रिवोल्ट। बताओ, यहाँ 1855 देखा मैंने आपको, क्या 1856 में आ सकता है आपके ऑप्शन में, और 1855 में आ सकता है। तो अगर इसमें अगर 1855 होगा तो बिल्कुल पहला आपका प्रायोरिटी जाएगा। अगर देखो ऑप्शन में 1855 भी हो और 1856 भी हो, तो आप जो आंसर लगाएंगे 1855 लगाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछेगा बताओ ये रिवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1855 इसका परफेक्ट आंसर है। चलो फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन है कब हुआ था, क्या व्हाट वाज द मेन काउज। बताओ इसका मेन काउज क्या था मेरे भाई? क्या है? अपोजिट बाय जमींदार, बिल्कुल जमींदारों द्वारा शोषण से, उसको जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ मैंने क्या जिक्र किया कि इसके ऊपर जमींदारों द्वारा बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था, उसी के अगेंस्ट से इन्होंने ये रिवोल्ट निकाला था। ब्रिटिश इंटरफेयर इन द टाइम, बिल्कुल भाई ब्रिटिश वगैरह बहुत ज़्यादा उस, सिंपल सी बात है, हस्तक्षेप करते थे, है ना, हस्तक्षेप करते थे या उसको जुल्म करते थे। सिंपल सी बात है, हाई टैक्सेस, बिल्कुल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इन सब ये सब वजह, ये तीनों वजह कहीं ना कहीं था, तो इसी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, ये विद्रोह। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह। तो ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो बिल्कुल ये सारे वजह था उसका। जमींदार जो थे उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे, शोषण क्या करते थे उसका, और ब्रिटिश जो था उसके ऊपर भाई टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, है ना। और उसका मतलब होता है ना, सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, वाट डिड द सेंथल डिमांड ड्यूरिंग द देयर रिवोल्ट। बताओ जब वो विद्रोह किए थे तो उसमें उसका क्या डिमांड रहता भाई? आप देखो कुछ भी विद्रोह करते हो तो आपका कुछ ना कुछ डिमांड होता है, तभी तो करते हो। ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई चल भाई रिवोल्ट करें, मेरा कोई डिमांड ही नहीं, बस मैं करता जा रहा हूँ भाई, करता भाई, कुछ तो डिमांड होगा तभी तो आए हो यहाँ पे, अदरवाइज क्यों ही करोगे भाई? आप बताओ जल्दी से, क्या यूं ही करोगे डिमांड? नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो वजह होगा। तो या कोई भी मतलब कि होता है, तो बताइए इसका क्या वजह था, और सॉरी क्या उसका डिमांड था? क्या रिटर्न टू द, क्या प्रीवियस रूलर? नहीं भाई, प्रीवियस रूलर को लाओ, ऐसा कुछ नहीं था। उसका इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ये कहीं ना कहीं ये रीज़न था, लेकिन मेन इसका डिमांड ये नहीं था। ये उसके दिल में था, है ना, मन में था कि भाई मुझे इससे आज़ादी मिले, मुझे इससे मतलब ब्रिटिश से मुझे स्वतंत्रता मिले, है ना, मैं उससे मतलब कुछ मैं उससे मुझे उससे छुटकारा मिल जाए।
ये उसका मतलब दिमाग होता है ना, कुछ चीज़ आपको मन में होता है लेकिन आप उसे अब खुल के नहीं रख सकते हो। तो उस समय भाई इसका तो राज था, तो अब ये चीज़ खुल के वहाँ पे डिमांड नहीं कर सकते। अगर ये डिमांड किए जाते तो इसे ये मारे चले जाते, इसलिए ये डिमांड नहीं रख नहीं पाए थे। उसके दिमाग में था कहीं ना कहीं, बट ये चीज़ रख नहीं सके थे। आपसे पूछा है उसका क्या डिमांड था, इस तो उसका डिमांड सिंपल सा डिमांड था कि भाई हमारी जो भूमि है वो हमें दे दो, हमें उसमें थोड़ा सा मुझे हक दो, हमें क्या करो उसकी, उसका भूमि उससे लिया जा रहा था। तो बिल्कुल इस वजह से इसका डिमांड सिंपल सा था कि हमारा जो भूमि है, आदिवासी की जो भूमि थी वो हमें बहाल कर दो, वो हमें दे दो, बस यही उसका डिमांड था उस समय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप ये क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स इन द कॉलोनियल इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में आदिवासियों के जीवन को क्या वर्णित करता है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो तो फिर भाई इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द ट्राइब इन द कॉलोनियल इंडिया। बिल्कुल बताइए जल्दी से बताओ क्या है इसका मतलब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में आदिवासियों के जीवन को क्या होता है वर्णित करता है, बताओ। दे वर ऑप्रेस्ड बाय द बोथ ब्रिटिश एंड, किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो रही है। बताओ ट्राइबल्स की लाइफ उस वक्त कैसी थी। दे आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट, नहीं यार जब ब्रिटिश का राज था वो इंडिपेंडेंट तो था ही नहीं। दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, वे समाज से अलग सतल थे नहीं। देवर वेल्थी एंड शुद्ध संबंध या सो ये सब कुछ था। बिल्कुल जो था उसको जो उसका लाइफ को क्या डिस्क्राइब करता है। अब इसके लिए मतलब इसके अपोज में जो ब्रिटिश थे, जो लैंड ऑनर्स थे, ये इनको बहुत ज़्यादा शोषण क्या करते थे। बिल्कुल है ना, ट्राइब अभी भी किया जाता है लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही किया जाता था। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्या है क्या डाकूज इन द ट्राइबल मूवमेंट। आदिवासी आंदोलन में डाकुओं का भूमिका क्या था, है ना। देखो ये डाकू का अलग बात है, डेकॉइट्स क्या बोलते हैं इसका ना, डाकू मान के चलो ना। डाकू का क्या रोल था, कौन सा मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, बताओ उसका क्या रोल था। दे वर हायर्ड बाय द ब्रिटिश टू द सप्रेस द ट्राइब, क्या ये हायर किया गया था ब्रिटिश के द्वारा किसको सप्रेस करने के, ट्राइबल्स के द्वारा। नहीं भाई, ब्रिटिश को क्यों ही हायर करेगा, ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा खुद का फौज ऑलरेडी था ही, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था। दे फाउट फॉर द फ्रीडम फॉर ट्राइबल, नहीं यार वो तो किसी के लिए कोई लड़ाई वड़ाई नहीं क्या करते थे। डाकू है, डाकू का काम क्या है भाई, चोरी वगैरह करना। दे प्लग्ड विलेज फॉर पर्सनल गेन, बिल्कुल 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 क्या था, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए गांव से लूटा करते थे। देखो ये व्यक्तिगत लाभ के लिए डाकू का काम ही होता है लूट लाट करना, तो उस समय भी डाकू वही करते थे, लूट लाट करके अपना पर्सनल बेनिफिट इसको कमाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, द विजन ऑफ गोल्डन एज एमोंग द ट्राइबल्स वाज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, बताओ कौन सा गोल्डन एज का इसको अकॉर्डिंग टू देखो क्या है, आदिवासियों के बीच स्वर्ण युग का दृष्टिकोण किस असाधारण पर आधारित था, है ना, क्या किस पे बेस्ड था उनका ये जो विजन था, गोल्डन एज का विजन क्या था उसका, सिंपल से बताओ क्या था। रिटर्न टू पीसफुल एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी, कुछ ऐसा उसका विजन था। या नहीं तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनका नहीं था उस समय, उनको इंडिपेंडेंस बिल्कुल उस वक्त नहीं चाहिए था, उस वक्त ज़्यादा थोड़ा बहुत तो चाहिए था लेकिन कंप्लीट नहीं चाहिए था। इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल इक्वलिटी उसको उस समय उसका वैसा भी कुछ रोल नहीं था। कंट्रोल बिल्कुल अब है सारा रोल बट उस समय नहीं था। उस समय इसका क्या उसका काम सिर्फ था कि एक शांतिपूर्वक हमारा ज़िंदगी बीते, है ना, हम लुटेरों से क्या बच सके, बस यही सारा उसका ज़िंदगी था उस समय उसका। किसके बात हो रही है, ट्राइबल से, तो यहाँ पे ट्राइबल से बात हो रही है ना। उस समय बस ट्राइबल ये चाहते थे भाई हमारी जो ज़िंदगी में इतना दुख तकलीफ इतनी परेशानी है, ये दुख तकलीफ बस मेरी ज़िंदगी से चला जाए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे को ना आज़ादी चाहिए ना मेरे को पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए, दो मुझे जो इक्वलिटी दो ठीक है हम उसमें, है ना, बस मेरे साथ शोषण मत करो, मुझे शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने दो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। देखो इतने मजबूर थे उस समय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये उस समय की बात है, ये करेक्ट आंसर है। अब तो भाई उसे पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दिया गया है ना, उसे चाहिए बिल्कुल, अब तो बहुत सारी चीज़ फैसिलिटी मिल चुका, लेकिन उस समय नहीं था। हिस्ट्री की बात हो रही है तो हिस्ट्री मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में देखो ऐसा कुछ हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डाकू शब्द से ब्रिटिश भारत में किस समूह को क्या बता संदर्भित किया जाता है, बताओ कौन से ग्रुप को यहाँ पे रेफर किया जाता है डाकू शब्द से। हमारे भारत के अंदर बात किसकी हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है बात, तो बताओ आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्या ट्राइबल्स होगा या क्या रिवोल्टिंग पेशेंट होगा या इंडिजीनस होगा, तो इसका आंसर सिंपल सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है ये लुटेरे जो थे, लुटेरे ने डाकू को बिल्कुल याद रखो, रॉबर्स एंड बंडिट, इसको हम क्या कहते हैं, डाकू कहते हैं, डाकू की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, सिंपल से बात है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स कम्युनिटी अंडर द ब्रिटिश रूल,
जल्दी बताओ। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी समुदायों का शोषण करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? किस प्रकार उसको उस समय शोषण किया जाता था? जल्दी बताओ, क्या किस प्रकार किया जाता था? फोर्स लेबर एंड लैंड, क्या जबरन श्रम एंड भूमि? बिल्कुल यार, जबरन के साथ बिल्कुल ऐसा तो किया ही जाता था। इंट्रोड्यूस द न्यू टैक्सेस, हाँ यार, बार बार नए नए तरह के टैक्स उसके ऊपर लादे दिए जाते हैं भाई। आज ये टैक्स दो, कल वो, कल दूसरा टैक्स लॉन्च, पता 100 का जगह तीसरा लॉन्च हो गया। अरे लॉन्च मतलब कि उसके ऊपर मतलब लाभ, चलो भाई कल को ये टैक्स, आज कल से आपको ये टैक्स देना है, परसों से ये टैक्स देना है, ये टैक्स क्यों नहीं दे, मतलब बहुत ज़्यादा जबरन उसके पास क्या किया था, शोषण किया जाता है उसके साथ। क्या है? रिप्रेसिव पॉलिसीज टुवार्ड्स ट्राइबल, आदिवासी संस्कृति को प्राप्ति दमदारी, बिल्कुल इसको तो डिप्रेस किया जाता था किसको, उसके जो पॉलिसी वगैरह थे उसको। बिल्कुल ये सारी चीज़ सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। मतलब किस प्रकार उसके साथ शोषण किया जाता है, ये तीनों रीजन उसका सही है। आपको समझ में आ गया होगा किस समय उसके क्यों उसके साथ शोषण किया जाता था, इसी वजह से आपको उन्होंने रिवोल्ट किया था। कौन सा रिवोल्ट? संथाल रिवोल्ट, है ना। अब बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल मूवमेंट, है ना, ट्राइबल मूवमेंट इन छोटा नागपुर में कौन थे? मतलब कि किसमें? संथल मूवमेंट में, ट्राइबल मूवमेंट। बताओ कौन एसोसिएटेड थे इसके अंदर, तो जल्दी बताओ आंसर। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है या तो बता दिया है, अभी इससे पहले बताए थे कि बताओ, सिंपल से पूछ रहा है कि इसका लीडर कौन था भाई मेरे, तो सिंधु एंड कन्हू, है ना। छोटा नागपुर का ही बात हो रहा है, ये छोटे नागपुर, उससे मेरे नाम, अब हिस्ट्री प्रोग्राम वहाँ पर लिए नाम भी लिखने देखने को आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। तो फाइनली आपको पता क्या होना चाहिए, संथल मूवमेंट में इसके जो लीडर थे सिधु एंड कन्हू थे, ठीक है। ये आंदोलन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो ट्राइबल्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता, उनके ऊपर परेशान किस तरीके से किया जा रहा था। एक तो उन्हें कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दिया जाता, चलो तो नहीं देगा, ठीक है। तो उसके ऊपर रेवेन्यू, बार बार नया नया रेवेन्यू उसके ऊपर ऐड किया जा रहा था, और उनके मतलब कि शोषण, उनके साथ उनकी ज़िंदगी के साथ शोषण किया जा रहा था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था। ये सारी चीज़ जब वो नहीं झेल पाए तो वो फिर कहे भाई चलो भाई एक आंदोलन करते हैं। तो वो आंदोलन में उसका क्या डिमांड था? उस आंदोलन में उसका बस ये डिमांड था। क्या डिमांड था? जल्दी बताओ, मैंने बताया क्या नहीं? ये होमवर्क का, तो चलो ये आपका डिमांड है, और मतलब ये आपका होमवर्क है। बताओ वो जो संथल मूवमेंट मैंने क्वेश्चन करवाया, इसलिए आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप समझ में आ गया तो अब तक याद होगा आपको। तो बताइए उसका क्या डिमांड था संथल मूवमेंट में, इसका मुझे जल्दी से आंसर बताओ। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। तो आई होप कि ये जो संथल मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्या उसमें सिर्फ संथल मूवमेंट ने क्या सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट से मूवमेंट था? नहीं, ब्रिटिश यानी जमींदार दोनों के अगेंस्ट था, ये भी आपको नहीं भूलना, जमींदार के भी अगेंस्ट था, क्योंकि जमींदार भी उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, What was the main reason for the rise of tribal revolt in the 19th century? 19वीं सदी में आदिवासी विद्रोही का क्या उभरने का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता है वो बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश किया, हमेशा उन्होंने कोशिश किया, लेकिन कभी उनका मतलब रिवोल्ट उभर नहीं पाया, मतलब विद्रोह उनका मतलब कि रंग रूप नहीं ले पाया, मतलब उसको जिता नहीं पाया, मतलब जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। तो लेकिन 19वीं सेंचुरी में ऐसा हुआ, तो क्या रीज़न था, क्या था कि ऐसा उनके लिए हो गया था, बताइए। वाट वाज द मेन रीजन फॉर द राइज ट्राइबल रिवोल्ट इन, अच्छा, हाँ, मतलब कि उन्होंने 19वीं सेंचुरी में उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा, सॉरी, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ आदिवासी विद्रोह उभरने का मुख्य कारण क्या था? बताओ 19 सेंचुरी, वो तो हम 1800 की बात की, जब 1800 में जो हुआ था 1855 में, उन्होंने उसका तो रीजन पता चल चुका, क्योंकि उस समय उसको बहुत ज़्यादा उस समय जुल्म किया जाता, उस समय बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के द्वारा उस पर जुल्म किया जाता था, 1800 सेंचुरी की बात थी। लेकिन आप पूछा 19वीं सेंचुरी में इन्होंने क्यों रिवोल्ट दोबारा उन्होंने क्यों किया था भाई? तो क्यों क्या था? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू, या फेल्यूर लोकल लीडर, स्पीड रिलीजन, ये सब बिल्कुल इसका जो आंसर है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और भूमि राज है। बिल्कुल ये जो 19वीं सेंचुरी में जो उन्होंने रिवोल्ट किया था वो क्यों किया था? उसके साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किया जा रहा था, उनका रेवेन्यू, मतलब आपको पता है लैंड, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा? रिवोल्ट करना पड़ा था। 19वीं सेंचुरी की बात आए तो ये वाला आंसर होगा, और 18वीं सेंचुरी की बात है जिससे पहले जो मैंने बताया वो होगा, ठीक है। 19 ध्यान देना है, अगर उन्होंने और 19वीं सेंचुरी उन्होंने अगर वो नहीं इंक्लूड करेगा 19वीं सेंचुरी के बाद स्पेशल अगर नहीं पूछेगा तो फिर आप आंसर तो देंगे आप 18वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। अगर उन्होंने स्पेशल मतलब वर्ड दे देगा भाई मुझे 19वीं सेंचुरी के बारे में बताओ, तो फिर आप 19वीं सेंचुरी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज बिफोर द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन से पहले आदिवासी समाजों की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण थी? बताओ, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो आदिवासियों की कौन सी विशेषता बहुत अच्छी थी? देयर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ ना, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, ने उसके पास कहाँ से आर्मी, ना आर्मी पहले था ना अभी है,
यूनिटी वगैरह तो होता ही नहीं है भाई, है ना। तो उसके पास मतलब किससे लिए वो फेमस था भाई, वो अपना सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, उसके पास जो मतलब खुद का ज़िंदगी वो इतना मतलब अभी भी आप देखो आदिवासी को कभी देखोगे, हम तो गाँव से हैं तो मैं तो देखता हूँ, मैंने हमारे तब आते हैं कभी कभी, है ना। तो वो कहीं पे चाहते हैं देखो अपना कहीं मतलब कहीं देखो लैंड अगर खाली है तो वो अपना वहाँ पे क्या कि अपना घर बना लिया, वहाँ पे अपना ज़िंदगी बसर करने लगे, बिल्कुल बिंदास होकर अपना ज़िंदगी खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो वो अपना मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद इकोनॉमी में इतना था कि अपना एकदम ज़िंदगी जी लेते थे अच्छे से, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बस अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुशहाल ज़िंदगी थी। और भाई डिमांड में क्या था भाई, उन्होंने क्या क्या था डिमांड में, संतल वर्ल्ड में क्या डिमांड था भाई, बस मुझे खुशहाली ज़िंदगी चाहिए भाई। मैं तो चलो आंसर मैंने फाइनली बता ही दिया, तो उसको खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, मुझे बस ये दे दो भाई, हमें ना फ्रीडम चाहिए ना कुछ, हमें खुद मतलब शांतिपूर्वक हमें ज़िंदगी चाहिए, हमें बस वो दे दो। ये किसका डिमांड था, ट्राइबल्स था। किसके अगेंस्ट, जब उन्होंने क्या कौन सा मूवमेंट किया था मेरे भाई, संतल मूवमेंट किया था, उसमें डिमांड था कि मुझे शांतिपूर्वक जिंदगी जीने दो प्लीज, मैं जैसा जी रहा था, तो उसी चीज़ के लिए वो फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, हु लीड द सेंट्रल रिलीजन इन 1800, बता दिया भाई, कितने बार बताऊंगा, तो ये फिर से मैं आपको क्या दे दूं, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और अभी के अभी आप इसका आंसर दीजिए, और इसके बारे में आप सेंट्रल रिलीजन मतलब रिवोल्ट के बारे में क्या क्या जानते हो, मैंने आपको लगभग 5-7 पॉइंट मैंने बताया, 5-7 पॉइंट आप जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्पिरिट ऑफ द आइडिया ऑफ द गोल्डन एज, है ना। बताओ निम्नलिखित में से कौन से आदिवासियों के बीच स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज के विचार के फैलने का मुख्य कारण था, बताओ क्या वजह था ना। सिंपल आंसर है इसका, आंसर नंबर बताओ क्या है, क्या द ब्रिटिश पॉलिसी नहीं, ये तो होगा नहीं भाई, एक्सप्लोटेशन नहीं, और ट्राइबल से विजन तो पीसफुल एंड है, बिल्कुल वो तो चाहते थे भाई उसका जो उसके लिए जो उस समय देखो हमारे लिए तो गोल्डन एज का, अगर हम अपने व्यू से सोचें तो हमें तो भाई एकदम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप चले जाओगे, बिल्कुल टेक्नोलॉजी एकदम जिंदगी शांतिपूर्ण तो है, लेकिन जिंदगी का टेक्नोलॉजी के तौर में जाओगे। लेकिन उनका जो उस समय विजन था कि हमारा जो हमारा विजन है भाई, हमें बस एक पीसफुल ज़िंदगी दे दो, हमें ज़िंदगी अच्छे से जीने दे दो, हमें साथ मतलब कुछ ज़्यादा मतलब कि ये ना करो, मतलब जुल्म ना करो, हमें एक अच्छा पीसफुल बस ज़िंदगी दे दो भाई, मैं आपके पचा हाथ जोड़ता हूँ, मतलब कुछ ऐसा था उनका कि बस यही ज़िंदगी जीने दो, मुझे कुछ ना चाहिए, ना मुझे इंडिपेंडेंट, मतलब बस ज़िंदगी जीने दो अच्छे से, बस पीसफुल ज़िंदगी। ये ध्यान देना, उसका गोल्डन एज का मतलब उस समय उनका यही था, गोल्डन एज मतलब पीसफुल ज़िंदगी, गोल्डन एज पीसफुल ज़िंदगी, गोल्डन एज पीसफुल ज़िंदगी मतलब पीसफुल लाइफ। समझ में आया ना। अगर आ गया तो यार सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो यार, है ना। शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर किया कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। शेयर कीजिए, आप लोग की डिमांड में देखो यार कितना ज़्यादा लेकर आते हैं, और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, देखो हिस्ट्री में आ रहा है समझ में। अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करता हूँ कुछ कुछ टॉपिक आपको मैं रिलेट कर दूँ। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द डाकू इन ट्राइबल रेसिस्टेंस मूवमेंट, बताओ डाकू का क्या रोल था प्रतिबंधी आंदोलन में, डाकू या लुटेरे का क्या भूमिका थी, तो उसका क्या भूमिका था। सिंपल से भाई ये बताओ, आप सोच यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हो। देवर अपोज द ट्राइबल, नहीं भाई अपोज नहीं किया, तो सपोर्ट में थे बिल्कुल। दे हेल्प द ब्रिटिश, नहीं ब्रिटिश को वो बिल्कुल कभी भी सपोर्ट नहीं किए हैं। देवर सिम्बोल फॉर द रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, बिल्कुल तो डाकू थे, जब इन्हें भी डाकू भले ही चोरी चपाटी करते थे अपने ज़िंदगी अपने जीने के लिए, वो क्या करते थे अपना काम क्या करते थे, चोरी करते थे। लेकिन जब मूवमेंट आया तो भाई उसका क्या काम था भाई, चलो वो एक सिंबल वगैरह किया, मतलब कि किसके अगेंस्ट आ गए, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आ गए, सिंपल सी बात है, आपको ये पता ही होगा। तो क्वेश्चन 15 देखो क्या, क्वेश्चन 15 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन, इसमें बताओ कौन सा रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द ट्राइबल इकोनॉमी, इकोनॉमी अंदर ब्रिटिश, बताओ क्या ऐसा रीजन था जिससे कि ट्राइबल का मतलब कि जो ट्राइबल लोग थे उनका जो इकोनॉमी है क्या था, बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, मतलब गिर गया था। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियों अर्थव्यवस्था पतन का क्या कारण था, बताओ उसके पतन जो हुआ था, उसका अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो पतन हुआ था क्या वजह था। पैसे थे भाई उसके पास, ऐसा नहीं उसका पैसे नहीं थे, उसका बिल्कुल पैसे हुआ करते थे। तो बताओ क्या इंट्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, क्या वो कैश क्रॉप नहीं, यार ये तो नहीं थे। एक्सपेंशन नहीं, ये भी नहीं था। डिक्लाइन ये सब बिल्कुल। ये देखो इंट्रोड्यूसिंग जमींदारी सिस्टम, जब ब्रिटिश के द्वारा, देखो यहाँ से एक चीज़ समझ लो, अब मैंने इससे पहले वाले चैप्टर आपको जमींदारी सिस्टम मैंने क्लियर किया था। तो देखो जब ब्रिटिश जीता यहाँ पे, है ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब क्या ब्रिटिश मतलब जीता, तो आने मतलब वो अब आए तो भाई वो रूल करना स्टार्ट किए। रूल करने तो भाई उस समय हमें पता है, हमें उस समय बस किसान हुआ करते थे ज़्यादा, तो वो सबसे पहले उनका सबसे पहला टारगेट है भाई किसान को टारगेट करो, है ना, किसान को ही टारगेट करो। तो किसान को टारगेट करने के लिए उसने क्या लाया, सेटलमेंट सिस्टम लाया, है ना, सेटलमेंट सिस्टम लाया। तो सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, सेटलमेंट सिस्टम में ये था कि भाई किसान से हमें पैसा लेना है, और वो पैसा कौन लेते थे भाई, किसान से। इसमें क्या लेना था, मतलब किसान फार्मर का ना एफ कर दो, मतलब फार्मर से पैसा लेना था, और ये पैसा कौन लेता था, जमींदार ये पैसा लेता था। फिर ये पैसा ले आके किसको देता था, किसको देता, ब्रिटिश को देता था। तो ये जमींदार थे भाई, इन्हें पता था किसी घर में कहाँ पैसे कितने पैसे है, और वो तो चलो वो हटा दो, लेकिन ये जमींदार
इतना डेंजर था भाई कि ब्रिटिश से भी खतरनाक बन चुका था ये फार्मर से ज़बरदस्ती जबरन पैसा ले, चलो भाई पैसे दोगे तो तुम दोगे, क्योंकि ब्रिटिश ने सिर्फ फिक्स कर रखा था, है ना। इससे पहले वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, मैंने हमें बताया था, इन्होंने पैसे तो चलो 10 लाख उससे चाहिए था, 10 लाख उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन इन ये ना था, ये तो फार्मर को फिक्स नहीं किया था भाई, ये अपने मन से लेते थे, जो किसी से ज़्यादा ले ले, किसी से कम ले ले, 20 लाख भी जमा कर लेते थे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 लाख 50 लाख जमा करते गए तो इन्होंने इतना पैसा लौटा, इतना पैसा लौटा, इतना पैसा लौटा भाई, ट्राइबल्स की इकोनॉमी को इन्होंने वीक कर दिया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो एक करेक्ट है। जिम्मेदारी सिस्टम की वजह से उनका जो इकोनॉमी था वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो चुका था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हिस्ट्री कितना अच्छा ना, हिस्ट्री पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो ना, मज़ा आ जाएगा, है ना। पढ़ना जरूर, अगर आपके पास देखो, अगर जो बच्चे का हिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, आप क्या करना, हिंदी वर्जन का बुक ले लेना, वहाँ से पढ़ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अल्टीमेट आप हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ट्राइबल विजन ऑफ द गोल्डन एज, चलो इसके लिए मैं आपको क्या कर दूँ, बिल्कुल ये आपका होमवर्क देता हूँ, क्या होमवर्क दे दूँ, ये आपका आसान सा है, ऑलरेडी मैंने इसे बता देखा है। चलो इसमें थोड़ा ऑप्शन अलग लगा, तो बताओ द ट्राइबल विजन ऑफ द गोल्डन एज वाज मेनली, बताओ ट्राइबल रीजन का जो गोल्डन एज का विजन था वो क्या था। द री इस्टेब्लिश द ओल्ड ट्राइबल वे, बिल्कुल वो चाहते थे कि हमारी जो पहली वाली ज़िंदगी थी, हम जो इस मतलब ब्रिटिश रूल से पहले जो हमारी ज़िंदगी थी, खुशहाल ज़िंदगी थी, शांतिपूर्वक ज़िंदगी थी, हमें बस वही ज़िंदगी आ जाता, काश मेरा वही से फिर से उसको, वो उसके लिए क्या था, गोल्डन एज था वो। बिल्कुल, या तो डिस्टेब्लिश ओल्ड ट्राइब वे, है ना, लाइफ, या बोलते शांतिपूर्वक ज़िंदगी, पीसफुल। तो पीसफुल मतलब ये हम तो उससे पहले की लाइफ तो पीसफुल थी। आते हैं हु लीड द सेंट्रल रेबेलियन 1855, फिर से आई थिंक रिपीट हो गया है ना, सॉरी इसके लिए एक दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके फिर से आपका होमवर्क है, चलो बता ही देता हूँ, एक तुम ऑलरेडी देते हो, सल्तनत कानून, ऑप्शन नंबर इसका ए जो करेक्ट है। 18 देखो, 18 क्या है, द ट्राइबल्स अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल वाज द प्राइमरी बेस्ड ऑन, बताओ आदिवासियों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध मुक्त रूप से किस पर आधारित था। तो किस पर आधारित था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं, आपको चैप्टर समझ में आ गया है, तो आप क्या करोगे, आंसर आराम से दे दोगे। रिलीजन फाइट तो कुछ था ही नहीं, रेसिस्टेंट इकोनॉमी, बिल्कुल बिल्कुल वो चाहते थे कि हमारे जो मतलब हमारे जो शोषण किया जा रहा है, किसको लेके, इकोनॉमिक को लेके, उनको क्या करो भाई, उसको आप ख़त्म कर दो, बस यही हम चाहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक मतलब जो शोषण है उसको खत्म कर दीजिए, यही चाहते थे, उसके अलावा उसका कोई डिमांड फिलहाल नहीं था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आसान था क्वेश्चन, समझो, अगर आप समझ गए तो बिल्कुल बताइए क्या है। व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ द, अच्छा क्या मुंडा रिबेलियन लीड टू बिरसा मुंडा। आपसे देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि मुंडा रिबेलियन को किसने लीड किया था, तो बिरसा मुंडा, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन ये आपका आ सकता है। तो बताइए बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व किए गए मुंडा विरोध का मुख्य परिणाम क्या था। जब ये बिरसा मुंडा जब आया ये चीज़, तो बताओ उसका क्या, उसका मतलब कि क्या मुख्य परिणाम, मतलब उसका क्या रिजल्ट आया ना, क्या रिजल्ट है, रिजल्ट पूछ रहा है, उसका क्या रिजल्ट आया था, तो मुझे जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो स्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट, नहीं या इंडिपेंडेंट, तो उसको वहाँ पे मतलब आज़ादी तो मिला ही नहीं था, आज़ादी तो हटा दो। द इंड ऑफ फीडल सिस्टम इन द ट्राइबल, बिल्कुल इंड हो गया था, जो फीडल सिस्टम था तो वो क्या हो गया था, खत्म हो गया, तो ये उसका क्या था, फीडबैक था। अब मुझे ये बता दो कि फीडल सिस्टम क्या होता है, मुझे ये बताएंगे कि फीडल सिस्टम क्या होता है, जल्दी बताओ। ये आपका क्या है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, तो फ्यूडल सिस्टम क्या है, ये आपको होमवर्क है, ये जरूर इसे एक बार पढ़ लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी एम टू द ट्राइबल मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी, बताओ। अब आगे देखो यहाँ पे अगर 19th सेंचुरी उनको पूछना होगा तो वहाँ पे क्या कर देगा भाई, देखो मेंशन कर देगा, मुझे 19th सेंचुरी का ही बताइए, फिर आप जो आंसर देंगे आप वो 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे, ठीक है भाई। तो बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी, क्या प्राइमरी रीजन था ट्राइबल मूवमेंट का, कब 19th सेंचुरी। तो गेन द फ्रीडम नहीं है, आज़ादी के लिए तो वो लड़ा ही नहीं था, वो लड़ाई आज़ादी के लिए की ही नहीं थी, तो आज़ादी को तो भूल जाओ। टू स्टेब्लिश देयर ओन किंगडम, क्या वो खुद का किंगडम नहीं यार, वो खुद का किंगडम में स्थापना नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल बस वो चाहते थे भाई हमें प्रोटेक्ट दो, है ना, टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिशनल लैंड एंड रिसोर्सेज। हम वो हमेशा पुराने ज़माने में मतलब चाहते थे भाई, मेरा जो पुराना ज़माना का जैसा ज़िंदगी था हमारा, हमें वैसी ज़िंदगी दे दो, हमें जो पुरानी ज़मीन, हमें हमारी ज़मीन दे दो, बस वो चाहते थे, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि हमारा ज़मीन प्रोटेक्ट रहे, हमारी ज़मीन को ब्रिटिश ना छीने, क्योंकि छीन रहे थे, पता है, ज़बरदस्ती जबरन कब्जा कर रहे थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट है। तो क्या ये चैप्टर आपका यहाँ पे, अच्छा 2 क्वेश्चन और है आई थिंक, तो चलो 2 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा ही देते हैं उसको। तो सेकंड 21 क्वेश्चन देखो क्या है, विच रिलीजन इज नोन एज द, क्या उलूगान, किस कौन सी रीजन को हम क्या कहते हैं, उलूगान कहते हैं। बिल्कुल मुंडा रिबेलियन जो होता है इसको हम उलूगान कहते हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बिरसा मुंडा रिबिलियन वाज अगेंस्ट, बताओ जो बिरसा मुंडा रिबिलियन था ये किसके अगेंस्ट ये किया गया था ना, ये किसके अगेंस्ट हुआ था? तो बिल्कुल यार सिंपल सी बात है, मैं बताऊँ क्या इसमें? नहीं बताऊँगा। अरे आपको आता है ना, बिल्कुल यार, कोई भी रिबिलियन था उस समय ब्रिटिश के द्वारा, जमींदार के द्वारा ही किया गया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। ये जो मतलब कि क्या था, मुंडा रिबिलियन था, तो ये किसके, ज़मींदार है ना, ब्रिटिश के खिलाफ ही किया गया था भाई। तो आवाज़ आ रही है ना बाहर से, थोड़ा सा होता है ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा बाहर से एक्स्ट्रा कोई आवाज़ आए तो उसके लिए मैं रियली में सॉरी, है ना। थोड़ा सा दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग का इतना ज़्यादा डिमांड आने लगा ना कि सर दो दो लेक्चर एक दिन में मुझे दो, तो इस वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिन में। अदरवाइज मैं रात में कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने का, और कभी कभी मैं दिन में ही करता हूँ। बट अभी थोड़ा सा बाहर से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और थोड़ा बहुत अगर कहीं भी दिक्कत होगा आपको, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको, मतलब आपका जो मतलब होता है ना फोकस, वो कम ना हो। तो मैंने कहीं पे भी इसको कम नहीं किया है, बिल्कुल आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आपको अगर समझ में कहीं का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर ले लूँगा, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, वीडियो जरूर लाइक करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो बिल्कुल मुझे बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, है ना।